तो चलिए आज एक ऐसी शानदार और रहस्यमयी दुनिया की कहानी में गोता लगाते हैं जो हजारों सालों तक, सचमुच हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचिए इस बारे में ये कैसे हो सकता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त में मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी, वो हजारों साल तक गुमनाम कैसे रह गए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मानो एक पूरी की पूरी दुनिया वक्त की गहराइयों में कहीं खो गई हो, और उसकी कहानी एक पहेली की तरह है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता है बड़े सब्र से टुकड़ा टुकड़ा करके जोड़ा है। तो ठीक है, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, हम जो कुछ भी जानते हैं ना, वो सब हमें पाकिस्तान और भारत में फैले पुरातात्विक स्थलों पर की गई जी तोड़ मेहनत और खोजों से ही पता चला है। यहाँ मिला हर एक खंडर, हर एक कलाकृति मानो अपनी एक अलग कहानी सुना रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि ये भूली बिसरी सभ्यता आखिर इतिहास के पन्नों में वापस आई कैसे? इसकी खोज की कहानी भी, यकीन मानिए, किसी थ्रिलर से कम नहीं है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ साल 1921 में। सोचिए, जब हड़प्पा के बड़े बड़े टीलों की खुदाई शुरू हुई तो शायद किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पूरी की पूरी अनजान कांस्य युगीन सभ्यता के राज खोलने वाले हैं। ये खोज इतनी जबरदस्त थी कि इसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। अच्छा, जैसे ही इस सभ्यता का पता चला ना, एक नई बहस छिड़ गई। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये कितनी पुरानी है? अब देखिए, शुरुआती दौर में मार्शल और व्हीलर जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने अंदाजे लगाए, जो भी सबूत उस वक्त मौजूद थे उनके आधार पर फिर एंट्री हुई साइंस की। कार्बन 14 डेटिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स ने हमें एक ज्यादा सटीक जवाब दिया। आज हम ये जानते हैं कि ये सभ्यता अपने पीक पर, मतलब अपने चरम पर, करीब करीब 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच थी। तो ये वो टाइमलाइन है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। अरे नहीं, हम एक बहुत बहुत विशाल सभ्यता की बात कर रहे हैं। इतनी विशाल कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों के साथ ये वाकई अपने समय की एक सुपर पावर। तो आखिर इतनी बड़ी सभ्यता दिखती कैसी होगी? इसका जवाब मिलता है उनकी सबसे कमाल की चीज में, उनके शहरों में। ये लोग वाकई में अर्बन प्लानिंग के मास्टर थे। उनके शहर क्या कमाल के ऑर्गेनाइज थे। आमतौर पर शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक था ऊंचा हिस्सा, जिसे गढ़ कहते हैं, जहां शायद बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें होती थीं, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहा करते थे। और ये अर्बन प्लानिंग मतलब अपने समय से बहुत आगे थी। सोचिए जरा, सड़कें एकदम सीधी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, एक ग्रिड की तरह। हर घर से जुड़ी हुई ढकी हुई नालियां, और तो और पूरी सभ्यता में एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो कितने ऑर्गेनाइज समाज थे। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार उदाहरण है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये इतना कमाल का था कि इसे खोजने वाले सर जॉन मार्शल खुद को इसे प्राचीन दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक रचना कहने से रोक नहीं पाए। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतने एडवांस शहरों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? मतलब उनकी इकोनॉमी कैसी थी? चलिए अब उनकी आर्थिक नींव पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इनकी इकोनॉमी का बेस तो खेती ही थी। गेहूं और जौ उनकी मेन फसलें थी। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो इनोवेटर्स भी थे। पता है क्यों? क्योंकि वो दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोगों में से थे। इसी ने आगे चलकर व्यापार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नींव रखी। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बहुत माहिर व्यापारी और कारीगर भी थे। लोथल जैसा उनका बंदरगाह उन्हें सीधा मेसोपोटामिया से जोड़ता था। चन्हूदड़ो जैसे शहर तो एक तरह से इंडस्ट्रियल हब थे, जहां मनके और मोहरें बनती थीं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक स्टैंडर्डाइज्ड वजन और माप की प्रणाली से, जिससे पूरे इलाके में ईमानदारी से व्यापार हो पाता था। कमाल है। ठीक है, हमने देख लिया कि वो कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, पर वो सोचते क्या थे, उनके विश्वास क्या थे। चलिए अब उनकी कला और संस्कृति की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
देखते हैं कि उनकी कला हमें उन लोगों के बारे में क्या बताती है। कभी कभी क्या होता है पता है, सबसे छोटी चीजें सबसे बड़ी कहानियां कह जाती हैं। अब जैसे कि ये मशहूर पशुपति मोहरी है, ये छोटी सी चीज, ये कलाकृति उनके धार्मिक विश्वासों को समझने के लिए हमारे पास मौजूद सबसे बड़े सुरागों में से एक है। जरा इस पर गौर कीजिए, क्या दिखता है? एक आकृति है जो किसी योगी की तरह बैठी है। उसके 3 चेहरे हैं और उसके चारों तरफ जानवर हैं, एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और एक भैंसा। है ना एक बहुत ही पावरफुल और रहस्यमयी तस्वीर? तो भाई, इसका मतलब क्या हो सकता है? सर जॉन मार्शल को लगा कि ये हिंदू देवता शिव का ही एक शुरुआती रूप है, जिन्हें पशुपति यानी जानवरों का भगवान भी कहते हैं। और अगर ये सच है, तो सोचिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता को हजारों साल बाद की भारतीय संस्कृति से जोड़ने वाली एक कितनी अविश्वसनीय कड़ी है। और उनकी कला सिर्फ पशुपति मोहर तक ही सीमित नहीं थी। मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति, वो रहस्यमयी प्रीस्ट किंग की मूर्ति और उनके वो सुंदर रंगीन मिट्टी के बर्तन, ये सब बताते हैं कि उनकी कला कितनी जीवंत और शानदार थी। और अब हम आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। ये लोग लिखने के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। मतलब वो शब्दों या आइडियाज को दिखाने के लिए तस्वीरों और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। कुछ मिस्र की हायरोग्लिफिक्स जैसा, पर ये बिल्कुल अपनी तरह की एकदम यूनिक थी। तो हम इसके बारे में जानते क्या है? पहली बात, इसमें 400 से 500 के बीच अलग अलग सिंबल थे। दूसरी, इसे ज्यादातर दाएं से बाएं लिखा जाता था। और तीसरी, ये हमें हजारों छोटी छोटी मोहरों और बर्तनों पर मिलती है। लेकिन एक चीज है जो हम नहीं जानते, और वो सबसे जरूरी है। हम ये नहीं जानते कि इसमें लिखा क्या है। आज तक इसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और बस यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े, बहुत ही गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। आखिर इन अनपढ़े सिंबल्स में कौन सी कहानियां छिपी हैं? क्या इनमें राजाओं का इतिहास है, या कोई धार्मिक ग्रंथ, या फिर सिर्फ व्यापार का हिसाब किताब? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमारे सामने है, जिसके खुलने का इंतजार है।